इवनिंग दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आसानी से मिलने वाली हर वो चीज़ हमेशा तक नहीं रहती है। जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से भी नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों। जैसे ज्ञान आसानी से कहाँ मिलती है दोस्तों। तो देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और ज्ञान अर्जित करते रहना पड़ेगा। आइए हिंदी कवि परिचय में एपिसोड नंबर 5 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से आगे पढ़ेंगे। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा यानी बलिया। तो बलिया में इनका जन्म हुआ था, इम्पोर्टेंट तो नहीं है। पिता अनमोल द्विवेदी जी और माता ज्योतिषमती देवी। प्रमुख रचनाएं इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। प्रमुख रचनाएं में सबसे पहले आलोचनात्मक देखते हैं हम इनके। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य का मर्म, लालित्य तत्व, साहित्य सहचर, मधुदूत एक पुरानी, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजय और इसके बाद मृत्युंजय रविंद्र, सहजा, साधना। देखिएगा, यहाँ से कम पूछा गया आलोचनात्मक से। आलोचनात्मक से जो रचनाएं पूछी गई हैं, ये आलोचनात्मक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो एक तो ये पूछा गया हिंदी साहित्य का आदिकाल आलोचनात्मक रचना किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। जो इनके बारे में पूछा जाता है तो रचनाएं पूछते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। रचनाएं में सबसे पहले निबंध के अंतर्गत, इसके बाद अशोक के फूल, कल्प लता, विचार प्रवाह, कुटुच, विष के दंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए, निबंध में आपको जो पूछा जाएगा, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के रचनाकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये अशोक के फूल। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये भी पूछा गया है दोस्तों। अन्य रचनाएं हैं जैसे संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण। तो याद रखिए, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण और महापुरुषों का स्मरण। तो ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। नहीं पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हिंदी के तौर पर आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनरता पुनर्वा, अनामदास का पौधा पौधा। तो ये पूछा गया अनामदास का पौधा, इम्पॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा भी पूछा जा चुका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये उपन्यास हैं। कहानियाँ, सीरस के फूल, कई बार पूछा गया सीरस के फूल कहानी के रचनाकार कौन हुए हैं, तो आपको याद रखना है सीरस के फूल कहानी के रचनाकार हुए हैं हजारी प्रसाद। हम क्या करें साहित्य का नाम कदम, हम क्या करें साहित्य का नाम कदम, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। इसके बाद ब्रह्माणु का विस्तार, केतु दर्शन, वह चला गया ठाकुर जी। तो याद रखना है आपको ये भी, केतु दर्शन, वह चला गया ठाकुर जी बट्टूर। समालोचनात्मक समालोचक है समालोचक की डाक, ये भी इनकी क्या है आपका कहानी। ठीक हो गया। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो चीज़ याद रखना है इनके रचनाओं में, एक तो आपको अशोक के फूल याद रखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये याद रखना है, शीरीष के फूल याद रखना है और उपन्यास को आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी बना है अभी तक यहाँ से सवाल। ठीक हो गया। तो एग्ज़ाम की पॉइंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम की पॉइंट से बार बार सवाल पूछता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एग्ज़ाम की पॉइंट में सबसे पहला है इनके बचपन का नाम क्या था, वैद्यनाथ द्विवेदी जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था, वैद्यनाथ द्विवेदी जी। इनके पिता
अनमोल द्विवेदी जी एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी थे। तो अनमोल थे और ज्योतिष बताया करते थे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इनके पिताजी जो एक जो एक ज्योतिषी थे। ठीक हो गया। द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खरी बोली थी। तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस भाषा के निपुण थे? तो खड़ी बोली में निपुण थे। द्विवेदी जी अधिकांश निबंध गवेषणात्मक शैली में लिखा करते थे। किस शैली में लिखा करते थे? गणवेशनात्मक शैली में लिखाया करते थे। ठीक हो गया। द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का निबंधकार व आलोचक माना गया है। तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का निबंधकार व आलोचक माना जाता है। भारत सरकार ने द्विवेदी जी पर 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपलक्ष्य में कब डाक टिकट जारी किया? तो 1997 में। और कितने रुपए का? 2 रुपये का। ठीक हो गया। द्विवेदी जी आजीवन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। इनको आजीवन 1972 में हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1973 में इन्हें आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आलोक पर्व निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हुए? वो हुए आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 1973 में इनको इस निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1973 में। ठीक हो गया दोस्तों। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मानद उपाधि भी दी है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मानद उपाधि भी दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। सुर साहित्य, साहित्य संचार, कालिदास की लालित्य योजना इनकी इतिहास पर रचनाएं हैं। इनकी इतिहास पर रचनाएं कौन कौन से हैं? सुर साहित्य, साहित्य संचार, कालिदास की लालित्य योजना, ये इनके क्या है? ये इनके इतिहास रचनाएं हैं। 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जबकि आपको पता है साहित्य अकादमी इसे कब दिया गया? इनको दिया गया 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक हो गया। तो 1957 आपको याद रखना है। 19 मई 1979 को यह पंचतत्व में विलीन हो गए। बोले तो इस तिथि को इनकी मृत्यु होगी। 19 मई 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम भाई उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। बोले तो मुंशी प्रेमचंद, जिसे हिंदी में सम्राट नाम से संबोधित किया गया, उपन्यास सम्राट। सारे के सारे प्रेमचंद के बारे में सब के सब फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जन्म 31 जुलाई 1880 लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म कहाँ हुआ? आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म दोस्तों आपको लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश 1880 में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। 31 जुलाई को। पिता मुंशी अजय नारायण और माता आनंदी देवी। मुंशी अजय नारायण और माता आनंदी देवी प्रेमचंद के पिता और माता जी। यह प्रेमचंद जी उपन्यास भी लिखाया करते थे, कहानीकार और अध्यापक और पत्रकार, इन सारे विधाओं में वह निपुण थे। तो उपन्यास प्रेमचंद जी के देखते हैं। सब के सब इम्पोर्टेंट है उपन्यास प्रेमचंद जी के। ठीक है। पहला उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र जो अपूर्ण ही रहा। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। ठीक हो गया। बाल साहित्य, रामकथा और कुत्ते की कहानी इम्पोर्टेंट है। रामकथा किसकी? बाल साहित्य है। तो प्रेमचंद जी के, और कुत्ते की कहानी भी प्रेमचंद जी का ही है। ठीक हो गया। बाल साहित्य के बाद इनके कहानी को देखते हैं। सवाल किस तरीके से पूछता है? प्रेम आश्रम किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। ठीक हो गया। प्रेम आश्रम। ऐसे निर्मला किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। कहानी में सबसे पहले आपको याद रखना है प्रेमचंद जी के सप्त सरोज। क्या याद रखना है? सप्त सरोज, नवनिधि,
प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पंचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी और समय यात्रा और मानसरोवर। कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट मानसरोवर और सप्तरोह सरोज और प्रेम पूर्णिमा, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपके प्रेमचंद की कहानी के अंतर्गत। इसके बाद भी प्रमुख कहानी है पूस की रात, अमृत, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कप्तान साहब, दो बैलों की कथा, कफन। ये इनके इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और हो जाते हैं कि ठाकुर का कुआं। तो ये सारे के सारे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना है कि पूस की रात, अमृत, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कप्तान साहब, दो बैलों की कथा, कफन और ठाकुर का कुआं। ये इनके क्या हुए हैं, कहानी हुए हैं किसके, प्रेमचंद जी के। ठीक हो गया। अगर कहानियाँ याद होगी है तो हम अब पढ़ेंगे बच्चों कुछ नाटक। संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक हुए हैं 3। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये इनके क्या हुए हैं, नाटक हुए हैं। क्योंकि नाटककार भी थे। अनुवाद इन्होंने क्या क्या किया है, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल और चांदी की डिबिया और न्याय। तो टॉलस्टॉय की कहानियाँ याद रखना है और गाल्सवर्दी की के 3 नाटकों का हड़ताल और चांदी की डिबियाँ और न्याय। ठीक हो क्या। तो आपको ये चारों के चारों याद रखने हैं, टॉलस्टॉय की कहानी खास करके। ठीक है, गाल्सवर्दी की 3 नाटकों की हड़ताल। ठीक, ये दो तो हर हाल में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निबंध, प्रेमचंद की जी के निबंध। साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना। ठीक है दोस्तों, पुराना जमाना नया जमाना। साहित्य का उद्देश्य, स्वराज के फायदे, कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता। ठीक हो गया। इसके बाद महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, कौमी भाषा के विषय में कुछ, ये इनके क्या हुए हैं, निबंध। एक बार फिर से देखिए, प्रेमचंद की के निबंध। साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे और कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, कौमी भाषा के विषय में कुछ। तो आपको यहाँ पर 3 तो सबसे ज़्यादा याद रखने हैं, पुराना ज़माना, नया ज़माना, स्वराज के फायदे। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उपन्यास तो मैंने बोल दिया, उपन्यास सबसे इम्पोर्टेंट, और इसके बाद प्रमुख कहानियाँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और महत्वपूर्ण एग्जाम की पॉइंट प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत रॉय था। अब मोस्ट लगा दीजिएगा, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था, धनपत रॉय। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतनी सारी रचनाएं की हैं, क्या बताऊं मैं आपको। प्रेमचंद की उपन्यास को क्या कहता, नहीं, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद हिंदी व उर्दू के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उपन्यासकार व कहानीकार माने जाते हैं। इनकी रचनाओं के विषय में, जो इनकी रचनाएं हैं, अधिकतर सामाजिक व कृषि जीवन से जुड़े होते हैं। मतलब जो प्रेमचंद जी ने नाटक रचनाएं जो भी लिखा है, उपन्यास, ये सारे के सारे खास करके सामाजिक जीवन और कृषि जीवन पर आधारित है। आरंभ में प्रेमचंद जी उर्दू पत्रिका ज़माना में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। मतलब आरंभ में प्रेमचंद जी उर्दू पत्रिका जिसका नाम ज़माना था, उसमें नवाब राय के नाम से लिखा करते थे अपनी रचनाएं। ठीक हो गया। प्रेमचंद जी ने हंस, जागरण, मर्यादा, माधुरी आदि नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। तो सवाल ये पूछा गया है कि हंस किसकी पत्रिका है, जागरण किसकी है, मर्यादा और माधुरी, निम्नलिखित में से प्रेमचंद ने किस पत्रिका में संपादन का कार्य नहीं किया है। हंस, जागरण, मर्यादा या माधुरी या समन्वय, ऐसा पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर समन्वय लागना है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की एक नई परंपरा शुरू की थी, बस हिंट के तौर पर याद रखने। उनकी रचना गोदान को कृषि संस्कृति का महाकाव्य
कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृषि संस्कृति का महाकाव्य किस रचना को कहा गया है? गोदान, जिनके रचयिता प्रेमचंद हुए। जिनके रचयिता कौन हुए दोस्तों? प्रेमचंद। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के पुत्र का नाम था अमृत रॉय। प्रेमचंद के पुत्र का नाम क्या था? अमृत रॉय। अमृत रॉय ने इनकी जीवनी लिखी है प्रेमचंद के बारे में, और कलम का सिपाही नाम से लिखा है। कलम का सिपाही क्या है? प्रेमचंद की जीवनी के बारे में है दोस्तों इसमें। और किसने लिखा है? अमृत रॉय जी ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत रॉय। और अमृत रॉय जी कौन हुए हैं? प्रेमचंद जी के पुत्र हुए हैं। ठीक हो गया। प्रेमचंद जी दो रचनाएं, खास करके शतरंज के खिलाड़ी व सदगति व सत्यजीत रे ने फिल्म बनाया है। आपको याद क्या रखना है? प्रेमचंद जी दो रचनाओं, खास करके शतरंज के खिलाड़ी व सदगति पर, मतलब आपको क्या याद रखना है? शतरंज के खिलाड़ी और सदगति पर सत्यजीत रे ने, किसने? सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है प्रेमचंद की जी की इन दो रचनाओं पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की जी के किन दो रचनाओं पर क्या बनाई है? फिल्म बनाई है। तो दो, शतरंज के खिलाड़ी व सदगति पर। ठीक है। इनके उपन्यास निर्मला पर टीवी पर धारावाहिक भी बना है। तो याद रखना, निर्मला जो प्रेमचंद जी के उपन्यास है, इस पर टीवी में धारावाहिक भी बना है, याद रखिएगा। इनके नाम पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ की गई है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और 1980 में भारत सरकार ने इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया है। ठीक हो गया। और 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में इनका निधन हो गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना आपको, प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936 को। और कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। इतना आपको क्या करना है? याद रख देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसके बाद, फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं लंबी वीडियो। तो आज के लिए तो इतना ही दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। और मैंने आप लोगों का नोट्स ग्रुप में बोले तो टेलीग्राम पे भेज दिया है इसी नाम से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे आने वाले कल एपिसोड नंबर 6 महादेवी वर्मा पर। तब तक आप रिवीजन करिए, मज़े से पढ़ाई पर फोकस करिए दोस्तों। बाय बाय।